प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 7 में द्रव्यों के प्रवाह अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हमने द्रव्यों का प्रवाह कहा है, तो हमने पिछले तरल लाभ में आपको तरल बताया था। तरल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो बह सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तरल कहलाते हैं। वो द्रव हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं। अब हम यहां पे सबसे पहले बात करेंगे आदर्श द्रव की। आदर्श द्रव वह द्रव होता है जिसमें दो प्रमुख गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है? इसमें शून्य संपीड्यता। अगर हम किसी द्रव को दबाएं और दबाने पे उसके घनत्व अथवा आयतन में, अगर हम किसी द्रव को दबाएं और दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहेंगे? शून्य संपीड्यता या असंपीड्य द्रव। असंपीड्य द्रव। दूसरा गुण जो होता है उसे कहते हैं शून्य श्यानता। द्रव जो है परतों के रूप में बहता है। द्रव जो कैसे बहता है? ऊपरी परत, उससे निचली परत, उससे निचली परत, उससे निचली परत, फिर सबसे निचली परत। द्रव परतों के रूप में बहता है यदि दो लगातार परतों के बीच में कोई भी स्पर्श रेखीय बल कार्य ना करे, मतलब कोई भी अपोजिंग मतलब विपरीत बल कार्य ना करे, तो घर्षण बल, विपरीत बल का मतलब घर्षण बल ना कार्य करे, तो उस द्रव को क्या कहते हैं? उसकी द्रव को क्या कहते हैं? शून्य श्यानता। क्या कहते हैं? शून्य श्यानता या अश्यायन द्रव कहते हैं। मतलब आदर्श द्रव वो है जिसकी संपीड्यता भी शून्य है और श्यानता भी शून्य है। मतलब द्रव को दबाने पर उसके आयतन घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जब द्रव बहता है तो उसकी विभिन्न परतों के बीच में कोई घर्षण बल, स्पर्शेकीय बल कार्य नहीं करता। अब कुछ हम टेक्निकल टर्म्स की बात करेंगे, वो आएगी धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह, इसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन मोशन। जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि द्रव का प्रत्येक कण अपने पहले वाले कण के पथ तथा गति का अनुसरण करता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। कैसे? एक द्रव बह रहा है, जब ए बिंदु पर आएगा कण, कोई भी कण जो इस पाथ को फॉलो कर रहा है उसका वेग यहां पे va ही होगा, और बी बिंदु पर जब पहुंचेगा तो उसका वेग vb ही होगा। तो ऐसा प्रवाह क्या कहलाता है? धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। धारा रेखीय प्रवाह एक व्यवस्थित प्रवाह है। एक व्यवस्थित मतलब सिस्टम ऑर्गेनाइज सिस्टम में है, राइट। तो धारा रेखीय प्रवाह, अब देखो ना, धारा रेखीय प्रवाह के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्शजा खींचेंगे तो वो क्या देगा? उस बिंदु पर धारा रेखीय प्रवाह की दिशा को बताएगा। यदि हम धारा रेखीय प्रवाह के किसी भी बिंदु पर स्पर्शजा खींचेंगे तो वो क्या बताएगा? उसकी क्या बताएगा? दिशा को बताएगा। धारा रेखीय प्रवाह का एक गुण होता है, दो धारा रेखीय प्रवाह एक दूसरे को नहीं काटते। अगर वो काटेंगे, ये पहला है, ये दूसरा है, अगर वो काटेंगे तो उनके कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी वेगों की, जो कि असंभव है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो धारा रेखीय रेखाएं आपस में नहीं काटती। अब नेक्स्ट आता है हमारा विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध प्रवाह क्या होता है? विक्षुब्ध प्रवाह, इसे टर्बुलेंट फ्लो भी कहते हैं। कि जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि प्रत्येक बिंदु पर उसकी वेग तथा दिशा लगातार बदलती है, मतलब वेग का परिमाण और दिशा लगातार बदलती है, वो विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। मतलब एक निश्चित बिंदु से गुजरते हुए कणों का वेग लगातार बदल रहा है, जबकि धारा रेखीय प्रवाह में एक निश्चित बिंदु पर वेग क्या रहता था? नियत रहता था। उसकी दिशा भी नियत रहती थी। ना यहां दिशा नियत है, ना यहां पे वेग नियत है।
तो विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होता है? और विक्षुब्ध प्रवाह की बात करें, ऐसे जा रहा है प्रवाह, ऐसे जा रहा है प्रवाह, ऐसे जा रहा है प्रवाह, ऐसे आ रहा है प्रवाह, ऐसे आ रहा है प्रवाह, तो ये प्रवाह क्या कहलाता है? विक्षुब्ध प्रवाह कहलाता है। हम बात करते हैं अपने क्रांतिक वेग की। एक ऐसा वेग मतलब धारा रेखीय प्रवाह में वेग का वह अधिकतम मान, मतलब धारा नहीं, जब कोई द्रव बह रहा है तो उसका अगर वेग का वह अधिकतम मान जिसके लिए प्रवाह धारा रेखीय रहता है, क्रांतिक वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक वेग कहलाता है। जब बहने वाला द्रव का वेग क्रांतिक वेग से ज्यादा हो जाता है तो वो धारा रेखीय प्रवाह क्या हो जाता है? विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। ये क्रांतिक वेग किस किस चीजों पर निर्भर करता है? देखो, एक हमारे पास ये एक क्या है? ट्यूब है। क्या ये ट्यूब है? नली, डी नली का व्यास है, द्रव बह रहा है धारा रेखीय प्रवाह में। तो जो क्रांतिक वेग हमारा होगा वह अधिकतम वेग जिसके लिए द्रव का प्रवाह धारा रेखीय कहलाता, क्रांतिक वेग कहलाता ना, तो क्रांतिक वेग किस पे निर्भर करेगा? श्यानता गुणांक पर। किस पे गुणांक निर्भर करेगा? श्यानता गुणांक। जब द्रव बहता है तो धारा जो कि परतों के रूप में बहता है, तो परतों के बीच का जो गुण होता है, जो घर्षण बल लगता है, उसे श्यान बल कहते हैं। और ये गुण क्या कहलाता है? श्यानता कहलाता है। ये ईटा के अनुक्रमानुपाती हुआ, ये द्रव के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती हुआ, ये नली की व्यास के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। इन सबको कंबाइन किया बीसी को, ईटा अपॉन रो डी। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पे एक नियतांक आया आर ई, ईटा अपॉन रो डी। आर ई को कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। अगर आर ई का मान 1000 से कम होता है तो वो धारा रेखीय प्रवाह होता है। अगर आर ई का मान 2000 से ज्यादा हो जाता है तो वो कौन सा हो जाता है? विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। कौन सा प्रवाह हो जाता है? विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। पर जब ये मान 1000 से 2000 के बीच में जाता है तो धारा रेखीय प्रवाह धीरे 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 बदलता है। धीरे धीरे धारा रेखीय से किस में बदलता जाता है? विक्षुब्ध प्रवाह में बदलता जाता है। तो क्रांतिक वेग किस पे निर्भर कर रहा है? श्यानता गुणांक के अनुक्रमानुपाती है। द्रव का घनत्व जितना ज्यादा होगा उतना क्रांतिक वेग कम होगा, नली का व्यास जितना ज्यादा अधिक होगा उतना क्रांतिक वेग कम होगा। तो वीसी अनुक्रमानुपाती ईटा अपॉन रो डी, ईटा है आर ई आया, आर ई एक नियतांक है जिसे रेनॉल्ड्स नंबर कहते हैं। आर ई का मान ये विमाहीन राशि है, ये केवल नंबर होता है। और आर ई का मान 1000 से कम है, 1000 के कम है तो ये क्या है? धारा रेखीय प्रवाह होता है। जब आर ई का मान 2000 से ज्यादा हो जाता है तो वो विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। जैसे जैसे आर ई का मान 1000 से 2000 की ओर बढ़ता है, धारा रेखीय प्रवाह धीरे धीरे क्या होता जाता है? विक्षुब्ध प्रवाह की ओर बढ़ता जाता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट गुण क्या है? श्यानता। श्यानता क्या होती है? हमने बताया द्रव किसके रूप में बहता है? परतों के रूप में बहता है। और सबसे ज्यादा वेग किस परत का होता है? ऊपरी परत का। जो परत धरती के मतलब पृथ्वी के कांटेक्ट में होती है, जो द्रव बह रहा है पृथ्वी पर ही बहता है, तो जो पृथ्वी के समीप परत होती है तो उसका वेग सबसे कम होता है। और सबसे ऊपर वाली परत का वेग क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो अब हमने कहा वेग अलग अलग है, तो उससे क्या हुआ? जब द्रव परतों के रूप में बहता है तो परतों के बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है, एक विपरीत बल कार्य करता है, स्पर्शरेखीय बल कार्य करता है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? वेग को कम, आप सापेक्ष मतलब परतों के बीच की सापेक्ष गति को विरोध करता है। देखो मैं समझाता हूं इसे। ये हमारा द्रव है, ये बह रहा है,
ठीक है, ये हमारी कौन सा तल है, हमारा पृथ्वी का तल है। हम इसे एक्स एक्स डैश कर देते हैं, ये ए बी और ये सी डी। इसकी दूरी कितनी है, z। ये डेल्टा z दूरी होगी इसमें। ऊपरी परत का वेग है v प्लस डेल्टा v और निचली परत का वेग है v। अब ऊपरी परत चाहती है कि मैं निचली परत के वेग को बढ़ा दूं, ये आंतरिक गुण होता है। और ये जो घर्षण बल लग रहा है, विपरीत बल लग रहा है, अभी हम जो बताएंगे, ऊपरी परत चाहती है मैं निचली परत का वेग को बढ़ा दूं, निचली परत चाहती है मैं अपने ऊपरी परत का वेग घटा दूं। तो एक परत तो चाह रही मैं वेग बढ़ा दूं, दूसरी परत चाह रही मैं वेग को कम कर दूं, तो सापेक्ष गति का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। किसका विरोध हो रहा है, सापेक्ष गति का विरोध हो रहा है विभिन्न परतों में। तो इसके कारण एक बल काम कर रहा है जिसे श्यान बल कह रहे हैं, और यह गुण क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। देखो, अब जो श्यान बल लग रहा है दो लगातार परतों के बीच में, दो कंसेक्यूटिव लेयर्स जिसे कहते हैं, दो परतों के बीच में जो श्यान बल लग रहा है, वो किस किस चीज के अनुक्रमानुपाती है। देखो, ये श्यानता, श्यानता, जो हमारा श्यान बल लग रहा है, श्यान बल जो लग रहा है F, वो किस किस चीज पर निर्भर कर रहा है, वो परतों के बीच क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। परतों के संपर्क क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती है। परतों के संपर्क क्षेत्रफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। यह वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती है। हम दोनों को कंबाइन करते हैं, A डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z आता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, इस नियतांक को कहते हैं श्यानता गुणांक। ईटा क्या कहलाता है, श्यानता गुणांक। ईटा का मान क्या होता है, F डेल्टा Z A डेल्टा V। और इसका मात्रक निकालना चाहे तो मात्रक कैसे निकलेगा, देखो, ईटा का F को क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। वेग का तो मीटर पर सेकेंड आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ईटा 1 मीटर से मीटर कट गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसकी एमकेएस पद्धति में जो मात्रक है वो है डेकापॉइस। क्या कहलाता है, डेकापॉइस, वाइज। ठीक। और सीजीएस पद्धति में क्या है, पॉइज। तो जो रिलेशन होता है वो होता है 1 डेका पॉइज 10 पॉइज के। द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घट जाती है। ताप बढ़ने पे क्या हो जाती है, घट जाती है। नीटा का दूसरा मात्रक एक और भी होता है, उसे कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, ये भी एक मात्रक होता है। तो नीटा को क्या कहते हैं हम, श्यानता गुणांक कहता है, ये द्रव्यों का गुण है। अब इसकी परिभाषा के लिए हम क्या करेंगे, ईटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एफ ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। और हमें ए 1 मीटर स्क्वायर कर दें, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड 1 मीटर प्रति सेकंड कर दें, तो ईटा का मान किसके बराबर हो जाएगा, श्यान बल के। तो तुम्हें लगा दीजिए। अगर एकांक परसंपर्क परतों की क्षेत्रफल वाली 2 परतों के बीच में क्या कहते हैं, अगर
किसी द्रव का श्यानता गुणांक द्रव पे लगने वाले श्यान बल के कब बराबर होगा? जब एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के बीच जो वेग प्रवणता होगी, द्रवों के प्रवाह की वेग प्रवणता क्या होगी? एकांक होगी। मतलब 1 मीटर प्रति सेकंड उसकी वेग प्रवणता है, परतों का संपर्क क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो परतों के बीच की जो श्यानता है, श्यानता गुणांक परतों के बीच में लगने वाले श्यान बल के क्या होगी? बराबर होगी। अब हम एक नियम की स्थापना करने जा रही है, उसे स्टोक्स का नियम कहते हैं। स्टोक्स एक वैज्ञानिक था, उसने किसी भारी चीज को, जैसे मेटल बॉल को पानी के में गिराया, मतलब एक गहरा पानी था उसमें गिराया, तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि पहले तो जो मेटल बॉल थी, मतलब धातु की बॉल थी, जो भारी बॉल थी, वो उसका वेग लगातार बदल रहा था, कभी घट रहा था, कभी बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही समय पश्चात वो एक नियत वेग से नीचे गिरने लगती है। क्या करने लगती है? वो एक नियत वेग से क्या करने लगती है? नीचे गिरने लगती है। क्या चीज नीचे गिरने लगती है? वो होती है जो नियत वेग से नीचे गिरती है, वो वेग कहलाता है सीमांत वेग। देखो आपको समझाते हैं। ये हमारी एक धातु की बॉल है, हमने नीचे गिरी, ये द्रव था। जब ये बॉल यहां पे आई, नेक्स्ट फिगर में, जब ये बॉल परतों के बीच में आई, तो परतें जो पास में थी वो क्या होगी? इसके संपर्क में आने से क्या हो गया? उनमें डिस्टरबेंस आ गया। क्यों? ये जो धातु की बॉल है, जब ये नीचे जा रही थी, तो ये संपर्क परतों को नीचे की ओर धकेलता है। पिंड अपने संपर्क में आने वाली परतों को क्या करता है? नीचे की ओर धकेलता है। लेकिन माध्यम का जो दूसरा दूर वाला भाग है, उसकी परतें क्या है? नियत है, उसकी परतें नियत है। तो इसका मतलब विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति होगी। विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति किनके बीच में? जो परतें धातु की बॉल जिन परतों के पास से निकली वो गति में आ गई, और दूर वाली किसमें रही? विरामावस्था में रही। तो इन विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति होगी। इस आपेक्षिक गति के कारण क्या लगने लगा? श्यान बल कार्य करने लगा। कौन सा बल कार्य करने लगा? श्यान बल कार्य करने लगा। यह श्यान बल इस धातु की बॉल की गति का क्या करता है? विरोध करता है। और जैसे जैसे ये इसका वेग बढ़ता है, वैसे वैसे श्यान बल का मान भी बढ़ता है। तो ये श्यान बल किसके कारण उत्पन्न हुआ? जो बॉल परतों के संपर्क में, बॉल जो परतें बॉल के संपर्क में आई, वो गति, वो उनको बॉल ने नीचे की ओर धकेलना शुरू किया, वो गतिमान होगी। दूर वाली परतें स्थिर रही। इन परतों के बीच में एक आपेक्षिक गति होगी। इस आपेक्षिक गति के कारण क्या हुआ? एक श्यान बल उत्पन्न हो गया, एक विपरीत बल उत्पन्न हो गया, श्यान बल कहते हैं। स्टोक्स ने क्या कहा? स्टोक्स ने कहा ये जो लगने वाला श्यान बल है, कौन सा बल है? श्यान बल है। वो किस किस पर निर्भर करता है? किन चीजों पे गिरता है? हमारा टॉपिक है द्रव में गिरते पिंड पर कौन सा बल? प्रभावी बल। पिंड पर प्रभावी बल, इसे क्या कहते हैं? स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम भी कहते हैं। एक पिंड नीचे की ओर गिर रहा है, इस पिंड का वेग v है, इसकी त्रिज्या r है, राइट, और जो श्यानता है द्रवों की परतों के बीच की जो श्यानता है वो ईटा है। तो द्रव की श्यानता गुणा ईटा है। तो स्टोक्स ने बताया जो लगने वाला बल है वो श्यानता गुणा वेग और त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसको प्राप्त करने का एक ही मेथड है, वो विमीय विश्लेषण से। किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है श्यानता गुणांक पर, वेग पर और बॉल की त्रिज्या पर। ठीक भाई। तो जब ये निर्भर करता है तो बल अनुक्रमानुपाती श्यानता गुणांक हुआ, वेग हुआ और त्रिज्या हुई। अब हम विमीय विश्लेषण से करेंगे। विमीय
विश्लेषण से। एफ का विमीय सूत्र, एफ मतलब बल का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी की पावर -2। ईटा का विमीय सूत्र, ईटा का विमीय सूत्र होता है एम एल की पावर -1 टी की पावर -1। वी का विमीय सूत्र एल टी की पावर -1 और आर का विमीय सूत्र एल। समीकरण 1 से। अब लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला, बाएं हाथ का विमीय सूत्र, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र, बाएं हाथ का नहीं, बाएं पक्ष का विमीय सूत्र कितना है? एम एल टी की पावर -2। राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला मतलब सीधे पक्ष का विमीय सूत्र, सीधे पक्ष में एम एल की पावर -1 टी की पावर -1 की पावर है, वेग है एल टी की पावर -1 बी और ये एल की पावर सी। क्या हो जाएगा? ये एम की पावर ए, एल की पावर -a, टी की पावर -a, एल की पावर b, टी की पावर -b और एल की पावर c। एम की पावर a, एल की पावर -a प्लस b प्लस c, टी की पावर -a माइनस b। अब किसके सिद्धांत से? सन्मांगता के सिद्धांत से। ठीक है, सन्मांगता के सिद्धांत से, सन्मांगता के सिद्धांत से। सन्मांगता के सिद्धांत से क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होता है? राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला। एम एल टी की पावर -2, एम की पावर ए, एल की पावर -a प्लस बी प्लस सी, टी की पावर -a और -b। तुलना करने पर ए का मान 1, ए यहां 1, एल की पावर यहां पे कितनी है? -a प्लस बी प्लस सी, यहां एल की पावर 1 है, यहां टी की पावर कितनी है? -a -b -2। तो अब ये दूसरी समीकरण, ये तीसरी और ये चौथी। अब ए का मान तो बन कर गया, समीकरण 4 से ए का मान कितना है? 1 -1 -b -2 -b -2 प्लस 1 -b -1 और b = 1। समीकरण 3 से, जब समीकरण 3 से लेंगे तो क्या होगा? समीकरण 3 हमारी -a प्लस b प्लस c 0, -1 प्लस 1 ये 1 है, प्लस c = 1, c = 1। तो a = 1 आ गया, b = 1 आ गया, c = 1 आ गया। तो f अनुक्रमानुपाती क्या हो गया? ईटा की पावर 1, v की पावर 1 और r की पावर 1। तो ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईटा आर वी, और जब नियतांक हटाते हैं तो 6 पाई आ जाता है, 6 पाई ईटा आर वी। ये स्टोक्स का नियम है, ये श्यान-बल का भी है, सूत्र है, और यही स्टोक्स का नियम है। ये किसका नियम है? स्टोक्स का नियम है। किससे प्राप्त किया हमने? विमीय सूत्र विधि से। अब हमने इसको प्राप्त किया, किसको? स्टोक्स के नियम से बल को प्राप्त किया। अब हम बात करेंगे सीमांत वेग की। जब कोई ठोस बॉल द्रव में गिरती है, अभी हमने बताया द्रवों के बीच में आपेक्षिक, द्रव की परतों के बीच में आपेक्षिक गति उत्पन्न हो जाती है। उस आपेक्षिक गति उत्पन्न होने के कारण एक बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं बेटे? श्यान बल कहते हैं। राइट। अब ये जो श्यान बल है हमारा, जो कार्य करता है विभिन्न परतों के बीच में,
ये जैसे ही बॉल ज्यादा वेग से नीचे जाती है, शान बल का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि शान बल वेग के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। एक ऐसी स्थिति आती है कि शान बल इतना अधिकतम हो जाता है जो नीचे की ओर कार्य करने वाले प्रभावी बल को बैलेंस कर देता है। भाई शान बल तो ऊपर की ओर काम करेगा, बॉल नीचे की ओर आ रही है तो शान बल उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। प्रभावी बल कैसे काम करेंगे, नीचे की ओर काम करेंगे। तो हम किसके लिए सूत्र की स्थापना कर रहे हैं, सीमांत वेग के लिए। सीमांत वेग हमारी जो मेटल की बॉल थी, यहां पे ये मेटल की बॉल जो थी ये नीचे की ओर आ रही थी। जो बॉल है, जो हमने जो पिंड है, मतलब पिंड को हम बॉल की तरह ट्रीट करें, बॉल, तो जो पिंड के लिए जो घनत्व है, पिंड का घनत्व कितना है, रो। इसकी त्रिज्या कितनी है, ये कितने वेग से आ रही है, सीमांत वेग मतलब टर्मिनल वेलोसिटी vt से। द्रव का घनत्व कितना है, द्रव का घनत्व हमारे पास है सिग्मा, और ये कंडीशन दे रखी है रो का मान सिग्मा से ज्यादा है, इसलिए बॉल नीचे की ओर आ रही है द्रव में, और रो का मान सिग्मा से कम होगा, वो ऊपर की ओर जाएगी। जैसे एयर बबल पानी में ऊपर की ओर उठता है, क्योंकि एयर बबल का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो जब ये बॉल नीचे की ओर आती है, शान बल का मान बढ़ता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि शान बल का मान नीचे की ओर कार्य करने वाले प्रभावी बलों के बराबर हो जाता है। तो अब ये बॉल एक नियत वेग से नीचे आती है, इस वेग को सीमांत वेग कहते हैं। ये वस्तु का भार, ये बॉल का भार कैसे कार्य कर रहा है, W इज इक्वल टू mg। m क्या हो जाएगा, v रो जी। आयतन, आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r की पावर 3 रो जी। यहां पे उत्प्लावक बल कार्य करेगा द्रव को, जब भी कोई द्रव के भीतर जाते हैं तो एक उत्प्लावक बल कार्य करता है, अपथ्रस्ट जिसे कहते हैं, उसका मान कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r की पावर 3 सिग्मा जी। और शान बल कार्य कर रहा है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r vt। तो यहां पर साम्यावस्था में, किसमें, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू F प्लस U इज इक्वल टू W, ये दोनों बल। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W माइनस U। F का मान कितना है, 6 पाई ईटा R VT। इसका मान कितना है, 4/3 पाई R की पावर 3 रो जी, और इसका मान 4/3 पाई R की पावर 3 सिग्मा जी। तो 6 पाई ईटा R VT 4/3 पाई R की पावर 3 रो माइनस सिग्मा जी। तो VT कितना हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे, 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ये किसका मान हो जाएगा, सीमांत वेग का मान हो जाएगा बच्चों। इस तरह हम सीमांत वेग की क्या कर लेंगे, गणना कर लेंगे। लेकिन जब ये रो का मान सिग्मा से कम होगा तो ये विपरीत दिशा में, ऊपर की दिशा में क्या करेगी, पिंड जो ऊपर की हो जाएगा, जैसे एयर बबल। आपने पैराशूट लेके कूदे होंगे या देखा होगा, पैराशूट लेके जो पर्सन कूदते हैं, वो जब बिना पैराशूट के आते हैं तो बहुत तेजी से नीचे आते हैं, लेकिन जब पैराशूट ओपन करते हैं तो एकदम से ऊपर की हो जाते हैं, फिर एक नियत वेग से धीरे धीरे नीचे आते हैं। क्योंकि पैराशूट खुलने के बाद क्या होता है, व्यक्ति के नीचे आने वाला त्वरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अब पैराशूट को कौन अपोज कर रहा है, वायु अपोज कर रही है, क्योंकि पैराशूट का तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, आदमी का क्षेत्रफल तो बहुत कम था। तो क्षेत्रफल बढ़ जाने से क्या हो जाता है, शान बल बढ़ जाता है। आपने देखा होगा वर्षा की बूंद जो आती है एक नियत वेग से नीचे आती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बादल बहुत ऊंचे होते हैं, बादलों से जो बूंदें गिरती हैं उनका पहले वेग जो होता है असमान होता है, लेकिन धीरे धीरे जब एक ही माध्यम में होती हैं, एक ही तरह का आपका वो है, तो क्या एक ही तरह का माध्यम है आपका, तो बूंदें क्या होती हैं, उन पर शान बल कार्य करता है वायु के कारण।
जो हवा है उसके कारण श्यान बल कार्य करता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि ये श्यान बल नीचे की ओर बूंद पर नीचे की ओर कार्य करने वाले प्रभावी बल को क्या कर लेता है, बैलेंस कर देता है। तो इस समय जो बूंद आती है वो एक नियत वेग से आती है। बादल का बनना भी ऐसा होता है। बादल क्या होते हैं? जब जल की वाष्प धूल के कणों पर संघनित होती है, जब जल की वाष्प धूल के कणों पर संघनित होती है तो प्रारंभ में बूंदें बहुत छोटी होती है। इनका सीमांत वेग इतना कम होता है कि ये बूंदें आकाश में तैरती हुई दिखाई देती है, इसलिए जो बादल जो बनते हैं वो आकाश में तैरते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों, मैंने आपको जो टॉपिक समझाया है वो ये वाले टॉपिक्स आगे वाले आने वाले टॉपिक्स में, इसी चैप्टर के, ये चैप्टर कुछ बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे बर्नौली प्रॉब्लम पर में हम आगे स्टडी करेंगे, तो उसकी बैकबोन है। तो बेटे इसको बहुत ध्यान से समझना, और नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो की स्पीड कम कर लेना। बेटा मैं एक दिन अपने चैनल के एनालिसिस को देख रहा था, उसमें ये आ रहा था 60% बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है जो देख रहे हैं, पर जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया। तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए जो आपके साथी हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।